नए साल पर देश के किसानों को बड़ा तोहफा। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की 10वीं किस्त। कहा, हर भारतीय का सामूहिक प्रयास देश के विकास को दे रहा है नई गति और नई ऊर्जा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक किए हस्तांतरित। लगभग 351 एफपीओ को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी किया जारी। प्रधानमंत्री ने एफपीओ के साथ की बातचीत। महाराष्ट्र में 10 मंत्री और कम से कम 20 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित। राज्य में 27 दिसंबर से वायरस के मामलों में देखी जा रही है तेज वृद्धि। डिप्टी सीएम ने कहा, अगर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि जारी रही तो राज्य में लागू किए जाएंगे सख्त प्रतिबंध। पंद्रह से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर आज से पंजीकरण शुरू। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध। 3 जनवरी से होगा टीकाकरण शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पढ़े भारत अभियान का किया शुभारंभ। शिक्षा मंत्री ने कहा, किताबें पढ़ना एक स्वस्थ आदत है और संज्ञानात्मक, भाषा और सामाजिक कौशल विकसित करने का एक शानदार तरीका है। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़, 12 श्रद्धालुओं की मौत, 13 जख्मी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया दुख। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से की बात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कटरा अस्पताल में घायलों के हाल के लिए जानकारी। सरकार ने अनुग्रह राशि की घोषणा की। यात्रा दोबारा हुई शुरू। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूचनाओं का किया आदान प्रदान। दोनों देश एक दूसरे को प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल किए जाने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में करते हैं सूचित। और पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है नया साल 2022। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए साल का बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत विद्या लाभ की 10वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार, हर किस्त समय से, हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया, जिससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास आज एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं।
जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। पहली शक्ति है बेहतर बार्गेनिंग, यानी कि मोल भाव की शक्ति। एफपीओ के माध्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। एफपीओ से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली है वो है बड़े स्तर पर व्यापार की। तीसरी ताकत है इनोवेशन की। एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जुड़ते हैं, जानकारी बढ़ती है। चौथी शक्ति है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनौतियों का बेहतर आकलन भी कर सकते हैं, उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और पांचवी शक्ति है बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। पीएम मोदी ने कहा कि नए साल में हमें बीते साल से प्रेरणा लेकर नए संकल्पों की ओर बढ़ना है। उन्होंने कहा कि 2021 में भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। भारत इस कोरोना काल में अनेकों महीनों से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में माता वैष्णो देवी परिसर में हुए हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एफपीओज के साथ भी बातचीत की। उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब राज्यों के एफपीओ ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। जसबीर जी, सबसे पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एफपीओ के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल्स अपने बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे, उनकी मात्रा बढ़ी। तस्वीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं?
और कैसे करते हैं? सर, हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज़्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया, तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। रविंदर सिंह जी नमस्ते। आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर CHC भी बनवाया है। सर, हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम सा और नए साल की मुबारक जी। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं? हमारे पास बी बॉक्स होते हैं और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं और इसके यहाँ हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है लोकल मार्केट में, अब बेच रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 707172। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 707172। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव भाग तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र में 10 मंत्री सहित कम से कम 20 विधायक अब तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज्य में अगर कोविड के मामलों में और वृद्धि होती है तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 मंत्रियों सहित 54 लोगों के कोविड पॉजिटिव आने के महज 2 दिन बाद ये खबर आई है। 29 दिसंबर को जनजातीय विकास मंत्री केसी पदावी और स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कोविड पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की और फिलहाल वे आइसोलेशन में हैं। नागपुर से बीजेपी विधायक समीर मेघे भी संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा की कार्यवाही कवर करने गए कुछ पत्रकार, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोर आज से कोविड रोधी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एहतियात के तौर पर टीके की तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि वैक्सीन का पहला एहतियाती टीका हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने 9 महीने पहले दूसरा टीका लगवाया हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में बच्चों के लिए पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पढ़ने की आदत अगर कम उम्र में पैदा की जाती है तो मस्तिष्क के विकास में मदद करती है और बच्चों के लिए सीखने का अनुकूल माहौल प्रदान करती है। उन्होंने एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें छात्र आनंद के लिए पढ़ते हैं और अपने कौशल को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करते हैं जो आनंददायक हो, टिकाऊ हो और जो जीवन भर उनके साथ रहे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी भवन में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सहित सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। उधर तड़के सुबह से बंद यात्रा को सूरज चढ़ने के साथ शुरू कर दिया गया। श्राइन बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने प्रधान सचिव गृह ADGP जम्मू जोन और संभागीय आयुक्त जम्मू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम द्वारा घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बताया कि इस दुर्घटना में प्रभावित सभी लोगों को जरूरी मदद के साथ सभी इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। श्रद्धालुओं के पास यात्रा पास था या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो भी मदद चाहिए था दे दी गई है। उनको जो भी बॉडी ले जाने का इंतजाम करना था वो कर दिया गया है। सारा कुछ इंतजामिया कर रहा है। इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 86 के बाद से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। पीक यात्रा जो कभी हुई है 50,000 के आसपास भी हो सकती है पीक पे, अभी उससे आधी के आसपास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता वैष्णो देवी धाम में हुई भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी धाम में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज सुबह हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में अस्पताल का दौरा कर घायलों का हालचाल जाना। और बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 707172। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 707172। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बनारस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया गया है। इस स्टेशन का नाम मंडुआ डी था, जिसे बदलकर बनारस कर दिया गया है। पेश है बनारस से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये रिपोर्ट। हालांकि बनारस शहर का मुख्य स्टेशन वाराणसी कैंट है, जिसकी कनेक्टिविटी देश के लगभग सारे प्रमुख शहरों से है। कुछ महीने पहले तक बनारस स्टेशन का नाम मडुआडीह हुआ करता था, जिसे जुलाई 2021 में बदलकर बनारस कर दिया गया। इस स्टेशन को यात्री सुविधाओं के मद्देनजर वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाया गया है। पहले इस स्टेशन पर महज 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है।
रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में विकसित किया गया है, जहां पर भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। जहां प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ यात्रियों के लिए एक बड़ा लाउंज बनाया गया है। इस लाउंज में एक तरफ बुकिंग काउंटर है तो दूसरी तरफ दीवार पर बड़े आकार की अर्धनारीश्वर की तस्वीर उकेरी गई है, जिसके बीचों बीच भागीरथी को बहता हुआ दिखाया गया है। जब ये 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था, मैंने इसको 1.5 साल के अंदर देखा है। 8 प्लेटफॉर्म और बहुत ब्यूटीफुल है। डेवलपमेंट के रास्ते इसका तो बहुत बड़ा योगदान है। खासकर 2015 में जब मैं आया था तब ये स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म इसी के हुआ करते थे और 2017 तक भी ऐसे ही रहा। लेकिन आज अगर हम देखें साफ़ सफाई से लेके पूरे बनारस की साफ़ सफाई, स्टेशन आप देखेंगे एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन जिसे कहते हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है, अच्छा है। हम 7-8 बार आ चुके और आते रहते हैं बाबा की नगरी और अच्छा लग रहा है और बाबा ऐसे ही बुलाते रहे। सभी प्लेटफॉर्म के साथ एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस स्टेशन को विकसित करने के लिए पिछले 8 सालों में तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 लाइन प्लेटफॉर्म से आज 8 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। बड़ा वेटिंग लॉन्च बनाया गया है, सेकेंड एंट्री बनाई गई है, एक फसाइड डेवलप किया गया है, FOB, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, ढेर सारी आधुनिक सुख सुविधाएं पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से हम लोग चला सकें और जो वाराणसी जंक्शन का लोड है उसे कम कर सकें। यह स्टेशन वाराणसी के अंदर ही आता है, लेकिन दूर दराज से आने वाले यात्रियों को इसके पिछले नाम से कुछ भ्रम हो जाता था और लोग इस स्टेशन को बनारस से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, जिसे दूर करने के लिए इस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया। बनारस स्टेशन का जो रूप दिया गया है वह अपने आप में अलौकिक है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ के सांसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के ही द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ही इस स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। बनारस नगरी को एक नया रूप देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन राजकुमार के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बनारस। देश में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च देश को करना पड़ता है। पीएम गति शक्ति योजना में आज़ादी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर देश को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में क्या भूमिका होगी देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी की, समझने की कोशिश की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। साल 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बाद देश को मिला गति शक्ति, और गति शक्ति जैसा आपको पता है कि नेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान है, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। और विद इन गति शक्ति पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा फोकस है, और पावर सेक्टर के एक बहुत बड़े वेटरन इस वक्त हमारे साथ हैं, एनटीपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। गति शक्ति में पावर सेक्टर आप लोगों का क्या फोकस है? धन्यवाद। देखिए, गति शक्ति जो कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें जो पाइपलाइन है उसमें आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और साथ में रोज़गार भी पैदा करने हैं, और जो भी है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या इकोनॉमी के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो एक अहम भूमिका अदा करती है। और आपको पता होगा कि एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट 1/4 पावर जो है ना पूरे देश को मुहैया करवाती है, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये लगातार जब भी जिसको जितनी भी पावर चाहिए उसके हिसाब से हम उसको मुहैया करवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जितनी भी पावर चाहिए जिस गति से चाहिए उसी के लिए हम तत्पर हैं और हम उसमें कार्यरत हैं। सर, अब लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है वो रिन्यूएबल्स पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल जो हमारे कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं, अब हम धीरे धीरे रिन्यूएबल्स पे जा रहे हैं। 175 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसमें से 100 गीगावाट तो सोलर से ही आने हैं। आपका रिन्यूएबल्स पर कितना बड़ा फोकस है एज अ कंपनी? देखिए, आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने बताया कि 1/4 पावर हम सप्लाई करते हैं, और आने वाले दिनों में आप जैसे पता है कि पूरे विश्व में एक धारणा है कि ये पूरा का पूरा जो पहले जो कार्बन बेस्ड था उसके बाद में इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांजिशन, एंड वो ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी बदलाव आएगा, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने अपना जो एनटीपीसी के लिए जो लक्ष्य रखा हुआ है वो पहले हमारा था 30 गीगावाट 2030 तक, और अब
अब हमने उसको रिवाइज करके 60 गीगावाट 2030 तक कर दिया है और उसके लिए पूरी प्लानिंग है और काम चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि 2032 तक हम 130 गीगावाट हमारी कैपेसिटी होगी और हम ये जो 175 मेगावाट ही नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने उसको रिवाइज कर दिया है, 500 गीगावाट का कर दिया है। उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका हम भी जो है ना अदा करेंगे और उसके लिए सभी लोग मिलकर के जो है कार्यरत हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी इसमें समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं और ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अब नए साल में अगर हम आपसे समझना चाहें कि आपका नया फोकस क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, एक कंप्लीट पावर कंपनी के रूप में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो, प्रोडक्शन हो, आप सभी सेगमेंट में इस वक्त मौजूद हैं। 2022 का आपका फोकस क्या होगा? देखिए 2022 का फोकस अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला तो यही है कि हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको बिजली मुहैया करवाते रहें और उसके साथ साथ हम किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ें और किस गति से आगे बढ़ें वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो हमारे प्लान हैं उसमें अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 4.5 गीगावाट के लिए सोलर और विंड पे काम चल रहा है और बाकी हमारे 4.5 गीगावाट के जो सोलर के लिए वो टेंडर आ रहे हैं और उसके साथ में हमारा 10 गीगावाट का जो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क उसके ऊपर काम चल रहा है। तो सभी दिशाओं में, और उसके साथ साथ ये तो हुआ कि एक सोलर पावर, लेकिन सोलर पावर के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन उसके ऊपर भी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू किया है सिमाद्री में, कि जिसमें हम सोलर जो फ्लोटिंग सोलर, बल्कि नॉट ओनली सोलर, फ्लोटिंग सोलर जो कि पानी के ऊपर जो है ना उसको पैनल जो है, और वो पूरा का पूरा मुझे ये बताते हुए भी बहुत गर्व है कि ये पूरा का पूरा मेक इन इंडिया होगा, जिसके अंदर फ्लोटर भी जो है ना उसकी टेक्नोलॉजी हमने पिछले 3-4 साल सीपेट और बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के डेवलप की है और अभी उसकी कॉस्ट में कितना कमी आए उसके लिए कार्य जारी है। और हमारा लक्ष्य ये है कि जो फ्लोटिंग सोलर की जो कॉस्ट आएगी वो ग्राउंड माउंटेड के बराबर हो जाए। और एक और फ़ायदा है इसका कि अगर ये फ्लोटिंग सोलर होता है तो उसके अंदर उसकी जनरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ये हमने पहले भी ये किया था गुजरात में, जिस टाइम पर जो है ना कैनाल टॉप सोलर हमने इसकी शुरुआत की थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो सबसे बड़ा जो है फोकस रिन्यूएबल्स पर, और ये मेक इन इंडिया के सफलता की कहानी है, ज़बरदस्त सफलता की कहानी है। क्लीन और ग्रीन इंडिया की तरफ, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो देश को ले जाना है, उसके लिए एक बहुत ही सफल कहानी है। कैमरा सहयोगी स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।